सभी को सादर जय सिया राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अध्ययन अध्यापन सीखने सिखाने की श्रृंखला में विद्यार्थी हम बात कर रहे थे वाक्य पर। गत व्याख्यान में मैंने आपको वाक्य की परिभाषा, वाक्य के तत्व और अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, इनको बहुत अच्छे से उदाहरण समेत आपके समक्ष रखा था। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, यानी कि रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। उसके पहले बताऊंगा वाक्य के अंग या घटक क्या होते हैं और फिर रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। मुझे जो लगता है कि सबसे ज़्यादा विद्यार्थी असहज और परेशान महसूस करता है सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य को पहचानने में, या सरल को संयुक्त में, या संयुक्त को सरल में, या संयुक्त को मिश्र वाक्य में रूपांतरित करने में। तो आज मैं इन सारे पहलुओं पर बहुत ही सरल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से, अपने शब्दों में बिल्कुल सटीकता से, मौलिकता से उदाहरण आपके समक्ष रखूंगा। ठीक है साहब, तो चर्चा करते हैं। चूंकि वाक्य की परिभाषा मैंने आपको बता दी थी, तो आज बात करेंगे वाक्य के अंग, वाक्य के अंग अथवा घटक, वाक्य अंग या घटक। ठीक है, वाक्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है? ठीक है, वाक्य के अंग या घटक। चूंकि एसआई के पर्चे में यहां से पूछा जा चुका है कौन सा कथन सही है या गलत है, उसमें एक बिंदु वो ये भी दे देता है। तो वाक्य के अंग या घटक, देखो वाक्य के निर्माण में जिन अवयवों की आवश्यकता पड़ती है वही घटक है, वही अंग है। यानी कि वो अवयव और घटक एक ही बात है। तो एक लाइन लिख लेते हैं पहले। वाक्य रचना में जिन अवयवों, वाक्य रचना में जिन अवयवों की वाक्य रचना में जिन अवयवों की आवश्यकता वाक्य रचना में जिन अवयवों की आवश्यकता पड़ती है, कोमा वाक्य अंग या घटक कहलाते हैं। देखो क्या लिखा है, वाक्य रचना के लिए या वाक्य रचना में जिन अवयवों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें वाक्य के घटक या वाक्य के अंग कहा जाता है। आप परिभाषा नोट कर लीजिएगा, फिर आगे देखते हैं। वाक्य रचना में जिन अवयवों की आवश्यकता पड़ती है या वाक्य रचना के लिए जिन अवयवों की आवश्यकता होती है उसे वाक्य अंग या वाक्य घटक कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ें तो वाक्य का मूल घटक जो है, वाक्य के मूल घटक, वाक्य के मूल घटक, घटक बोलूं अंग बोलूं एक ही बात है। वाक्य के मूल घटक कर्ता और क्रिया होती है। नोट कीजिए, वाक्य के मूल घटक कर्ता और क्रिया होती है। एक बात मैं आपको यहां बोलना चाहूंगा, जो विद्यार्थी गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से जो मुझे से जुड़े हुए हैं विद्यार्थी, जो बहुत तल्लीनता से, गंभीरता से, दच्चित होकर तैयारी कर रहे हैं, वो कॉपी पेन लेकर के देखना, सारी बातों को लिखना, उसके बाद थोड़ा चिंतन मंथन करना और विगत परीक्षाओं में पूछे प्रश्नों को सोल्व करना। आपसे बनेंगे, बीच में ही वीडियो मत छोड़ना, कोई लाभ नहीं होगा। आप बिल्कुल सिस्टम से पढ़ते जाना, आश्वस्त करता हूं सारी बातें आपको समझ में आएगी, प्रश्नों का आंसर आप दे पाओगे। तो वाक्य के मूल घटक या अंग क्या क्या होता है? कर्ता और क्रिया। कर्ता और क्रिया वाक्य के मूल अंग या घटक होते हैं। अब देखो, कर्ता और क्रिया के अभाव में वाक्य की रचना नहीं हो सकती, इसलिए ये वाक्य के मूल घटक या मूल अंग कहलाते हैं। इनको अलग अलग करना और इनका संबंध बताना, कर्ता और क्रिया को वाक्य में अलग अलग करना, उनका संबंध बताना, यह कहलाता है वाक्य विश्लेषण या वाक्य विग्रह। तो मैं चाहूंगा इस तथ्य को भी आप नोट कर लीजिएगा।
वाक्य में घटकों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना वाक्य में घटकों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना वाक्य विश्लेषण अथवा वाक्य विग्रह कहलाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, वाक्य में घटकों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना वाक्य विश्लेषण या वाक्य विग्रह कहलाता है। मतलब कर्ता और क्रिया को अलग अलग करके बाकी उनका अन्य शब्दों के साथ उनका नामकरण करें, यह कहलाता है वाक्य विश्लेषण। याद रखना, वाक्य के अंग या घटक, वाक्य विग्रह या वाक्य विश्लेषण, ये प्रश्न जो आते हैं वो कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, वहां पर ये बातें आपको काम में आएगी। ऐसे प्रश्न पूछे हुए हैं तो कहा जाए वाक्य विश्लेषण कहलाता है। तो वाक्य विश्लेषण क्या होता है कि कर्ता और क्रिया या वाक्य के घटकों को या अंगों को अलग अलग करना और उनके संबंध को बताना, यही कहलाता है वाक्य विश्लेषण या वाक्य का विग्रह। ठीक है, अब देखो आगे बढ़े तो कहूं कि कर्ता और क्रिया पक्ष के अनुसार वाक्य में मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक तो होता है उद्देश्य और एक, हटाता हूं, नोट कर लीजिएगा, एक होता है विधेय। सुना होगा आपने नाम, उद्देश्य विधेय। आज इन पर डिटेल में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम फिर सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य पर आएंगे। तो आगे बढ़े, देखो कर्ता और क्रिया पक्ष के अनुसार, कर्ता और क्रिया पक्ष के अनुसार वाक्य के दो भाग होते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं कर्ता और क्रिया पक्ष के अनुसार वाक्य के दो भाग होते हैं। आप सिंपल यूं भी कर सकते हो कि वाक्य के जनरली वाक्य की रचना में वाक्य के दो भाग होते हैं। वाक्य का विग्रह करते हैं, वाक्य का विश्लेषण करते हैं तो दो चीजें हमें मिलती है। एक तो हमारे पास होता है कर्ता, और उस कर्ता को हम अब नाम क्या दे सकते हैं, उद्देश्य। और दूसरा होता है विद्यार्थियों विधेय। यानी ये जो उद्देश्य होता है ये कर्ता और विधि जो होती है वो क्रिया। ठीक है, अब देखो पहले उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देश्य के बारे में परिभाषा में जान लेते हैं हम। मैंने आपसे कहा ही है कि कर्ता ही होता है ये। वस्तुतः वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, कुछ कहा जाता है, वही उद्देश्य कहलाता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, कोमा उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य कहलाता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, क्या लिखा है जी, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, कोमा
उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य कहलाता है वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है अथवा कुछ बताया जाता है, एक ही बात। ठीक है, अब आप उदाहरण के माध्यम से उद्देश्य को समझने की कोशिश करें। क्रिकेट के महान खिलाड़ी, क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन, क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन आज कोटा में हैं। देखो वाक्य पढ़िए, क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन आज कोटा में हैं। एक वाक्य आपके सामने। अब इसमें कर्ता देखें आप, निश्चित ही सचिन, तो ये सचिन कर्ता है, ये आपका क्या हो गया, उद्देश्य। इसी के बारे में कहा जा रहा है ना, ये उद्देश्य है। फिर ये क्या है, क्रिकेट के महान खिलाड़ी, इस बात को जान लेना, ये सचिन के लिए ही बताया जा रहा है, सचिन की विशेषताएं बताया रहा है, इस सचिन शब्द के लिए ही आ रहा है। कौन है सचिन? क्रिकेट के महान खिलाड़ी। और इसको कर देते हम उद्देश्य का विस्तार। क्या बोल देंगे? उद्देश्य का विस्तार। अब इसे उद्देश्य का विस्तार कहा, कर्ता का विस्तार भी कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो आप। तो ये सचिन शब्द के लिए आ रहा था, ये विशेषण का काम कर रहा है, क्रिकेट के महान खिलाड़ी, ये उद्देश्य का विस्तार हो गया, ये उद्देश्य हो गया। आज कोटा में है, ये है आपका विधेय है, क्रिया यही है ना, ये विधेय है। और ये आज कोटा में, ये आपका हो गया विधेय का विस्तार। तो मैं चाहूंगा कि आप इस बात को भी नोट कर लें, इस बात को भी जान लें कि ये उद्देश्य का विस्तार क्या होता है और विधेय का विस्तार क्या होता है। जो कुछ भी बात, जो कुछ भी उद्देश्य के बारे में कहा जाता है, उसकी विशेषता बताता है, वो सब उद्देश्य का विस्तार या कर्ता का विस्तार कहलाता है। और क्रिया के पहले जो कुछ भी बताया जाता है वो विधेय का विस्तार होता है। तो ये उद्देश्य का विस्तार है और वो विधेय का विस्तार है, नोट कीजिएगा। तो ये उद्देश्य की परिभाषा थी, अभी विधेय के बारे में कहा नहीं, लेकिन विधेय क्या होता है, जो उद्देश्य के बारे में कहता है। लेकिन इस वाक्य को भी आप यहीं रहने दें, और इससे दूसरा जो मैं आपको लिखाऊंगा उससे आपको समझ पड़ेगी। देखो इसको हटा देता हूं मैं। तो ये तो उद्देश्य था, विधेय, इसकी विधेय की परिभाषा में यहां लिखा देता हूं, दिख रहा है यहां तक? ओके, विधेय किसे कहते हैं? विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है। क्या बोला जी? उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है। वाक्य का वह भाग वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के संबंध में कुछ बताता है। देखो विधेय क्या होता है? वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के संबंध में वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के संबंध में कुछ बताता है, वही क्या कहलाता है जी? विधेय। या उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वही आपका विधेय होता है। तो वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के संबंध में कुछ बताता है वो कहलाता है विधेय। अब यहां देखो, सचिन जो था उद्देश्य, क्रिकेट के महान खिलाड़ी, ये आपका उद्देश्य का विस्तार है, क्रिया है। अच्छा, ये क्रिया वाला ही भाग होता है, विधेय क्रिया वाला भाग।
ठीक है, तो ये विधेय और ये विधेय का विस्तार। देखो मैंने एक वाक्य लिखा है, मेरे पिताजी कृषक हैं। इस वाक्य के माध्यम से समझिए, इसमें उद्देश्य कौन होगा बताइए? इसमें उद्देश्य होंगे मेरे पिताजी। मेरे पिताजी। विधेय क्या है? इसमें विधेय है जी, ये है। फिर ये कृषक क्या है? यह है विधेय का विस्तार। विधेय का विस्तार। अब आप एक बात समझ लीजिएगा, विधेय का विस्तार कर्म भी हो सकता है और क्रिया पूरक भी हो सकता है। जैसे ये कृषक यहां क्रिया पूरक था, तो ये पहला उदाहरण और ये दूसरा। एक उदाहरण और देखते हैं। देखो एक तीसरा उदाहरण, लड़का हिंदी पढ़ता है। लड़का हिंदी पढ़ता है। लड़का क्या है? उद्देश्य। क्या है? लड़का करता है, करता है उद्देश्य होता है। ये पढ़ता है क्या है? विधेय, क्रिया है ना। अब ये हिंदी कर्म था ना, तो ये यहां पर हो जाएगा विधेय का विस्तार। जरा गौर करें, जबकि इस वाक्य के अंतर्गत हिंदी कर्म है, पर यह विधेय का विस्तार है। लड़का हिंदी पढ़ता है, लड़का उद्देश्य है, पढ़ता है विधेय है, और विधेय का विस्तार हो गया हिंदी। अब अगर मैं कहता बुद्धिमान समझदार लड़का हिंदी पढ़ता है, तो ये बुद्धिमान और समझदार जो था ये उद्देश्य का विस्तार हो जाता। तो ये है उद्देश्य और ये है विधेय। ठीक, एक बार नोट कर लीजिएगा। 3 उदाहरण हैं। क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन आज कोटा में हैं। मेरे पिताजी कृषक हैं। लड़का हिंदी पढ़ता है। इसमें उद्देश्य क्या है और उसका विस्तार कैसे है? विधेय और उसका विस्तार नोट कर लो, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। सरल, जिसको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। दूसरा संयुक्त, सरल, और दूसरा क्या लिखा है जी? संयुक्त वाक्य। और तीसरा मिश्र, अथवा मिश्र को और क्या कह सकता हूं? मिश्रित वाक्य। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। मिश्र या मिश्रित वाक्य रचना के आधार पर। तो अब पहले हम चर्चा करेंगे किसकी? सरल वाक्य। सरल वाक्य 2-3 प्रकार से आप जान लो, पूछा जाए कभी तो। एक कर्ता, एक क्रिया, एक उद्देश्य, एक विधेय। बहुत सामान्य पहली स्थिति। एक उद्देश्य, एक विधेय, मतलब एक कर्ता और एक क्रिया। सरल वाक्य। एक से ज्यादा कर्ता, यानी कि एक से ज्यादा उद्देश्य, एक से ज्यादा विधेय, यानी कि एक से ज्यादा क्रिया, लेकिन उनका आपस में संबंध हो। यानी कि एकाधिक उद्देश्य, एकाधिक विधेय हो सकते हैं, लेकिन उनका आपस में संबंध हो तो भी वह सरल में आता है, वह संयुक्त या मिश्र वाक्य नहीं होता। ध्यान दीजिएगा साहब। तो क्या पहला बिंदु, एक, यह तो बिल्कुल बहुत पारंपरिक बात है और अधिकांश यही बात लागू होती है। एक उद्देश्य, एक विधेय। मैं फिर कहूंगा, एक कर्ता और एक क्रिया। दूसरा और क्या हो सकता है सरल वाक्य में? एकाधिक उद्देश्य, एकाधिक। एकाधिक माने एक धन अधिक दीर्घ संधि हो रही है, एक से ज्यादा। एकाधिक उद्देश्य, एकाधिक उद्देश्य, एकाधिक विधेय।
एकाधिक उद्देश्य, एकाधिक विधेय माने कि एक से ज़्यादा उद्देश्य हो सकते हैं और एक से ज़्यादा विधेय भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें आपस में समान रूप से संबंध हो। लेकिन उनके माही मतलब कि उनके मध्य परस्पर समान संबंध हों, यह शर्त है। एकाधिक उद्देश्य, एकाधिक विधि, लेकिन उनके मध्य परस्पर आपस में समान संबंध हों, लेकिन उनके मध्य परस्पर समान संबंध हों, तो ये कहलाता है क्या जी, सरल वाक्य के अंतर्गत। मैं उदाहरणों के माध्यम से इसको और समझा रहा हूं, अच्छे से देखना, समझना, आराम से कोशिश करना। देखो, राम नहाता है, राम नहाता है। राम क्या है जी आपका उद्देश्य यानी कि कर्ता, और ये नहाता है जो क्या है आपका विधेय। एक उद्देश्य और एक विधेय, ठीक, सरल वाक्य, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला देखो, राम और मोहन नहाते हैं। राम और मोहन नहाते हैं। राम और मोहन, राम और मोहन शब्द और से जुड़ा हुआ है, ठीक, लेकिन इन दोनों उद्देश्यों का इससे संबंध है। ये एक ही उद्देश्य माना जाता है, भले ही ये अलग अलग दिखाई दे रहा है, उद्देश्य और ये विधेय। एक से ज़्यादा उद्देश्य दिखाई दे रहे हैं, यस, लेकिन इस पर दोनों का संबंध है ना, तो एकाधिक उद्देश्य है, इसलिए एक कैलकुलेशन के इनके काउंटिंग करेंगे तो एक के अंतर्गत होगा। एकाधिक उद्देश्य है परंतु वो यहाँ भूमिका में एक में ही रहेगा। तो राम और मोहन नहाते हैं। ध्यान देना साहब, दो वाक्यों में, एक में तो क्या होगा, एक ही उद्देश्य था, एक ही विधेय था, इसके अंतर्गत उद्देश्य दिखाई दो दे रहे हैं, लेकिन संबंध उनका दोनों का उस क्रिया से विधेय पर समान संबंध है, इसलिए वहाँ हम बात करेंगे तो कहेंगे कि वो सरल वाक्य ही है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। राम नहाता, खाता और पढ़ता है। राम नहाता, खाता और पढ़ता है। एक वाक्य और देखो, एक उदाहरण और देखो, जिससे और भी चीजें क्लियर होंगी। राम, मोहन और श्याम नहाते, खाते और पढ़ते हैं। जरा देखें, राम, मोहन और श्याम नहाते, खाते और पढ़ते हैं। अब यहां आपने क्या देखा था, भले ही दो उद्देश्य हो रहा था, लेकिन वो एक के अंतर्गत ही माना जाएगा, चूंकि उन दोनों का संबंध विधेय एक से ही है। इसी प्रकार राम उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है राम यहां पर, जी हां,
नहाता, खाता और पढ़ता है। अब यहाँ आप देखेंगे तीनों क्रिया आ रही है, लेकिन मुख्य क्रिया यही मानी जाएगी जो अंत में आ रही है, ये उसके पूर्वकालिक क्रियाएं मान ली जाएंगी। इसलिए यहाँ पर ये तीनों विधि जो है ये एक के अंतर्गत ही माना जाएगा। और इस प्रकार ये भी सरल वाक्य हो गया, राम नहाता, खाता और पढ़ता है। आखिरी में अभी इसको वाक्य को समझाने के बाद में एक तरीका बताऊंगा आपको, जिससे आपको ये सब और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप ये जान लो कि ये तीनों विधि जो दिखाई दे रहे हैं वो एक को ही डिनोट कर रहे हैं, इसलिए ये सरल वाक्य है, यानी कि तीनों का संबंध इस उद्देश्य से है। राम, मोहन और श्याम, तीन उद्देश्य दिखाई दे रहे हैं। नहाते, खाते और पढ़ते हैं, ये भी और से जुड़ रहा है और ये भी और से जुड़ रहे हैं। राम, मोहन और श्याम नहाते, खाते और पढ़ते हैं। विद्यार्थियों, देखने में तीन उद्देश्य लग रहे हैं, लेकिन वस्तुतः वो तीनों मिलाकर के एक का ही काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये नहाते, खाते और पढ़ते हैं, ये यहाँ हमारी मुख्य क्रिया केवल पढ़ते ही हैं, ध्यान दीजिएगा साहब। तो यहाँ पर भी आपको भले ही दिखाई दे रहा है कि और से जुड़ रहे हैं, अलग अलग क्रियाएं आ रही है, इसके बावजूद भी ये सरल वाक्य ही होगा, क्योंकि सभी उद्देश्यों का सभी विधियों पर समान संबंध है। इसलिए कहा कि एकाधिक उद्देश्य हो, एकाधिक विधि हो, लेकिन समान संबंध हो उनके माई, तो फिर वो सरल वाक्य में होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखेगा। 100 बातों की एक बात अगर संक्षेप में मैं आपसे कहूं तो मैं ये कह सकता हूं क्या, एक बात कि और शब्द अगर दो वाक्यों को जोड़ता है तो वो संयुक्त वाक्य होगा, और शब्द अगर दो शब्दों को जोड़ता है तो अधिकतम संभावना है वो सरल वाक्य होगा। और शब्द अगर दो शब्दों को जोड़ता है तो वो सरल वाक्य ही होगा, और शब्द अगर दो वाक्यों को जोड़ता है तो वो संयुक्त वाक्य होगा। तो यहाँ आप देखिए दो शब्दों को ही जोड़ा जा रहा है, तो ये था सरल वाक्य। अच्छे से देखना, समझना, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने 4 उदाहरणों के माध्यम से सारी संभावनाएं टटोल ली, सारी संभावनाएं आपके समक्ष मैंने श्वेत पट्ट पर लिख दी। राम नहाता है, फिर यहाँ राम और मोहन, राम नहाता है यहाँ अकेला था, यहाँ राम और मोहन नहाते हैं, यहाँ राम नहाता है, खाता है और पढ़ता है। एक उद्देश्य से बहुत सारे विधि जोड़ दे, यहाँ उद्देश्य भी एकाधिक और विधि भी एकाधिक। अब हम आगे चर्चा करते हैं संयुक्त वाक्य की। आगे चर्चा करते हैं अपन संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य देखो नाम से ही लग रहा है संयुक्त। तो संयुक्त वाक्य में ऐसा वाक्य जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य, जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य हों, लेकिन वो अर्थ व्यक्त करने की दृष्टि से एक दूसरे पर निर्भर ना हो बल्कि स्वतंत्र हों। जब दो या जहां दो या दो, जहां दो या दो से अधिक, जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य, जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य, जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य हों, जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य हों, लेकिन अर्थ व्यक्त करने में, जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य हों लेकिन अर्थ व्यक्त करने में वे परस्पर लेकिन अर्थ व्यक्त करने में वे परस्पर निर्भर ना हो, स्वतंत्र हों।
जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य हों, जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य हो, चंद्र बिंदु है ये ना, जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य हों लेकिन अर्थ व्यक्त करने में वे परस्पर निर्भर ना हों, स्वतंत्र हों, तो निर्मित वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। पुनः देखो, जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य हों लेकिन अर्थ व्यक्त करने में वे परस्पर यानी कि एक दूसरे पर परस्पर निर्भर ना हो, अर्थ व्यक्त करने में वे परस्पर निर्भर ना हो बल्कि स्वतंत्र हो, निर्भर ना हो स्वतंत्र हो, तो निर्मित वाक्य संयुक्त वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। इसमें दो बातें सामने आई, दो उपवाक्य होंगे लेकिन अर्थ व्यक्त करने की दृष्टि से वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होंगे, निर्भर नहीं होंगे। यानी कि ऐसा वाक्य, यूं भी कह सकता हूं, ऐसा वाक्य जिसके अंतर्गत दो उपवाक्य हों परंतु दोनों उपवाक्य अर्थ व्यक्त करने में स्वतंत्र हों, एक दूसरे पर निर्भर ना हो, जिसको मैंने इस विधा से लिख दिया कि जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य हों लेकिन अर्थ व्यक्त करने में वे परस्पर निर्भर ना हो, स्वतंत्र हों, तो निर्मित वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। दूसरा बिंदु, संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग होता है। संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग होता है। संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग होता है। आप उदाहरण के आप थोड़ा देखें, तथा और एवं या ऑब्लिक अथवा, किंतु परंतु ये समुच्चय बोधक अवयव। अब इसको हम कह सकते हैं संयोजक क्योंकि ये जोड़ते हैं, विभाजक क्योंकि ये अलग अलग करते हैं, चॉइस होती है ना, या अथवा में चॉइस होती है, कोई एक होता है, परंतु किंतु एक और लेना, लेकिन ये विरोध प्रकट करते हैं, इसलिए इनको हम कह सकते हैं विरोधक। संयोजक, विभाजक और विरोधक, तथा और एवं या ऑब्लिक अथवा किंतु परंतु और लेकिन, इनसे जुड़े हुए होते हैं। अब इनके हम उदाहरण देखेंगे, लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा कि इनसे हमारे सरल वाक्य में भी ये संयोजक शब्द आए थे, लेकिन वहां ये शब्द को जोड़ रहे थे, यहां वाक्य को जोड़ेंगे ना। तो जब ये वाक्य को जोड़ेंगे तो फिर ये फिर हमारा संयुक्त वाक्य कहलाएगा। ठीक है साहब। तो अब उदाहरण देखते हैं, संयुक्त वाक्य के उदाहरण है ना। देखो, मैं पहुंच गया था, मैं पहुंच गया था, लेकिन मैं पहुंच गया था लेकिन वह नहीं आया, लेकिन वह नहीं आया। मैं पहुंच गया था लेकिन वो नहीं आया। आप पढ़ो
या सो जाओ। आप पढ़ो या सो जाओ। राम ने मेहनत की किंतु सफल नहीं हुआ। राम ने मेहनत की किंतु सफल नहीं हुआ। राम ने मेहनत की किंतु सफल नहीं हुआ। एक उदाहरण और देखते हैं। राम आया और मोहन चला गया। अब इन वाक्यों का हम थोड़ा विश्लेषण करते हैं, देखते हैं इनको। देखो, ये अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, निर्भर नहीं है। मैं पहुंच गया था, ठीक, वह नहीं आया, निर्भर नहीं है, लेकिन से जुड़ रहा है। अब यह संयुक्त वाक्य हो गया, मैं पहुंच गया था लेकिन वह नहीं आया। आप पढ़ो या सो जाओ, इसका कर्ता भी आप ही है। आप पढ़ो या आप सो जाओ, दो वाक्य जोड़ दिया, या तो आप पढ़ो और या सो जाओ। राम ने मेहनत की, ठीक है, किंतु सफल नहीं हुआ। यहां भी वही है कि राम ने मेहनत की किंतु वह सफल नहीं हुआ। तो वह सफल नहीं हुआ अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है, हमने किंतु से जोड़ दिया। राम आया, ठीक, मोहन चला गया, यह भी ठीक। ये अपने आप ठीक का मतलब ये अर्थ देने के लिए पहले वाले वाक्य पर आश्रित नहीं है, इसलिए ये कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। राम आया और मोहन चला गया। राम ने मेहनत की लेकिन या किंतु सफल नहीं हुआ। मेहनत तो की किंतु सफल नहीं हुआ। आप पढ़ो या सो जाओ, मैं पहुंच गया था लेकिन वो नहीं आया। अब हम इसको हटाते हैं और अब बात करेंगे हम मिश्र वाक्यों पर, ठीक है सर। मिश्र वाक्य देखते हैं। हेडिंग लीजिए मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, एक ही बात है। तो देखते हैं साहब, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जहां एक प्रधान उपवाक्य होता है, जहां एक प्रधान उपवाक्य हो, तथा एक या एकाधिक, जहां एक प्रधान उपवाक्य हो तथा एक या एकाधिक आश्रित उपवाक्य हो। जहां एक प्रधान उपवाक्य हो तथा एक या एकाधिक आश्रित उपवाक्य हो, आश्रित उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य कहलाता है। मिश्र वाक्य कहलाता है। परिभाषा देखिए, जहां एक प्रधान उपवाक्य हो तथा एक या एकाधिक आश्रित उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य कहलाता है। अब दो शब्द काम में आए, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, तो इनको भी पहले हम जरा देख लेते हैं, तदुपरांत आगे की चर्चा करेंगे। देखते हैं प्रधान
उपवाक्य क्या होता है। देखो, प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य जिसकी क्रिया मुख्य हो, अर्थात बिना आश्रित उपवाक्य के भी जिसका अर्थ निकल जाए। क्या बोला जी मैंने? जिसकी क्रिया मुख्य हो, जिसकी क्रिया मुख्य हो अर्थात बिना आश्रित उपवाक्य भी उसका अर्थ निकल जाए। जिसकी क्रिया जिसकी क्रिया मुख्य हो अर्थात बिना, जिसकी क्रिया मुख्य हो अर्थात बिना आश्रित बिना आश्रित उपवाक्य के अर्थात बिना आश्रित उपवाक्य के जो अर्थ व्यक्त कर सकता हो। वाक्य देखिए क्या लिखा है मैंने, जिसकी क्रिया मुख्य हो अर्थात बिना आश्रित उपवाक्य के जो अर्थ व्यक्त कर सकता हो, अर्थात प्रधान उपवाक्य अपना अर्थ प्रकट करने के लिए, अर्थ देने के लिए आश्रित उपवाक्य पर निर्भर नहीं करता है। ये इसका मतलब है, जिसकी क्रिया मुख्य हो अर्थात बिना आश्रित उपवाक्य के जो अर्थ व्यक्त कर सकता हो, यानी कि आश्रित उपवाक्य पर निर्भर नहीं करेगा, वो कहलाएगा प्रधान उपवाक्य। ठीक, बहुत ही संक्षेप में 100 बातों की एक बात अगर मैं आपको कहूं तो यह है कि जब संयुक्त मिश्र वाक्य को सरल वाक्य बनाएंगे तो वाक्यांत में जो क्रिया बनी रहेगी, जिसमें रूपांतरण नहीं होगा, वही क्रिया वाला वाक्य प्रधान उपवाक्य होगा। फिर सुनो क्या बोला मैंने, मिश्र वाक्य को जब सरल वाक्य में बदला जाता है तो वाक्यांत में, मतलब कि वाक्य के अंत में जो क्रिया रूपांतरित नहीं होती, उस क्रिया वाला वाक्य प्रधान उपवाक्य होता है। ठीक, अब आश्रित उपवाक्य को भी हम एक लाइन में देख लेते हैं। तदुपरांत हम इसके उदाहरणों पर गौर करेंगे। आश्रित उपवाक्य नाम से ही लग रहा है, नाम से ही लग रहा है कि ये अपना अर्थ देने के लिए आश्रित रहेगा। जो उपवाक्य जो उपवाक्य जो उपवाक्य जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है, कोमा आश्रित उपवाक्य कहलाता है। देखो, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है, आश्रित उपवाक्य कहलाता है। तो ये दोनों की परिभाषा हो गई। अब आगे चलते हैं, आप इनको अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद देखते हैं। अब इस मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। चूंकि हमारी चर्चा तो मिश्र वाक्य पर है ना, तो मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। इसको देखते हैं अपन। देखो,
मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। देखते हैं। सबसे पहले संज्ञा आश्रित, जहां से हमारे प्रश्न आते हैं एक परिचय में। संज्ञा आश्रित उपवाक्य क्या लिखा हुआ है जी? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य क्या होता है? जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की प्रधान उपवाक्य की संज्ञा की जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की संज्ञा की तरह होता हो तो क्या कहलाता है जी? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की संज्ञा की तरह होता हो, कॉमा संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाता है। मैं जोर दे देकर के पढ़ता हूं। आप लोगों से मेरा परामर्श है कि आप भी समझने की कोशिश करना कि जो आश्रित उपवाक्य होगा वो प्रधान उपवाक्य की संज्ञा की भांति काम करेगा। ये लिखा है, जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की संज्ञा की तरह होता हो, संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाता है। और ये जनरली की से जुड़ा हुआ होता है। किससे? की संयोजक से। ये वाला ये की संयोजक से जुड़ा रहता है। जनरली क्या आता है जी इसके अंतर्गत? की। तो मैं हटाता हूं और इसके हम उदाहरण देखेंगे, उसके द्वारा और भी समझ में आएगा। तो क्या देखा आपने? मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला था संज्ञा आश्रित उपवाक्य। किसे कहते हैं? जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की संज्ञा की तरह होता हो तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाता है। ये की संयोजक से जुड़ा रहता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। लिखिए उदाहरण। राम जानता है कि राम जानता है राम जानता है कि मैं मेहनती हूं। देखो, राम जानता है कि मैं मेहनती हूं। ये जो था बाद में चर्चा करेंगे, पहले नोट कर लेते हैं ना।
दो चार उदाहरण लिख लें, फिर मैं उनकी व्याख्या कर दूंगा आपके समक्ष। दूसरा वाक्य, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप सफल मैं चाहता हूं कि आप मैं चाहता हूं कि आप सफल हो जाओ। मैं चाहता हूं कि आप सफल हो जाओ। मैंने देखा कि लड़के मैंने देखा कि लड़के खेल रहे थे। तीनों को आप नोट कर लीजिए। देखो, सबसे पहले आपको अगर ये पता लगाना हो कि इसमें कौन सा प्रधान उपवाक्य और कौन सा आश्रित उपवाक्य, तो बड़ा इजी सा काम, जो के बाद आ रहा है वो आपका आश्रित उपवाक्य होगा, क्योंकि वो इस पर आश्रित होता है। के पहले वाला जो है वो आश्रित नहीं है। बात समझ में आ रहा है? राम जानता है कि मैं मेहनती हूं, यहां से ये राम जानता है, ये प्रधान है, और यहां से जो के बाद जुड़ा हुआ है यह है आपका आश्रित। और ये क्या है जी? प्रधान उपवाक्य। इसी भांति मैं चाहता हूं आप सफल हो जाओ, ये आप सफल हो जाओ आश्रित उपवाक्य। मैंने देखा, ये प्रधान उपवाक्य, लड़के खेल रहे थे, ये आश्रित उपवाक्य। नोट कीजिएगा आप लोग। अब इनको एक चीज मैंने और बोली थी कि ये प्रधान वाक्य है। प्रधान का मतलब ही क्या होता है भैया? प्रधान उपवाक्य है। प्रधान का मतलब ही क्या है? जो प्राइम हो, मुख्य हो। और ये क्या था जी? आश्रित। अब एक बात मैंने और बोलती, आपको ध्यान हो तो, मैंने कहा था कि इनको जब सरल वाक्य में रूपांतरित करेंगे ना, जब सरल वाक्य में रूपांतरित करेंगे तो वाक्यांत में क्रिया वाक्यांत में क्रिया जो है वो प्रधान उपवाक्य की रहेगी। सुनो ध्यान से, मिश्र वाक्य को जब सरल बनाया जाता है तो वाक्यांत में जो क्रिया आती है वो प्रधान उपवाक्य की आती है। राम जानता है कि मैं मेहनती हूं, ये तो आश्रित उपवाक्य और ये प्रधान उपवाक्य है। अब इसको सरल बनाऊं। प्रश्न आ गया आपसे, राम जानता है कि मैं मेहनती, और कहा गया कि इस मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में रूपांतरित कीजिए, तो क्या कहोगे? सरल वाक्य की शर्त याद है, एक विधेय एक उद्देश्य। मैं जानता हूं, राम जानता है कि मैं मेहनती हूं। राम मेरी मेहनत को जानता है। सुनो ना, राम मेरी मेहनत को जानता है। जानता है वाक्यांत में आ रहा है, जानता है। इसका मतलब ये प्रधान उपवाक्य। राम लिख लो आप चाहो तो, राम मेरी मेहनत को जानता है। ये इसका सरल वाक्य हो गया। मैं चाहता हूं कि आप सफल हो जाओ। सरल वाक्य बनाना है, वाक्यांत में जो क्रिया आएगी सरल वाक्य में वही इसका प्रधान उपवाक्य होगा। और जब कहा कि वाला तो जो आश्रित होता है तो इसके पहले वाला प्रधान है, तो ये क्रिया आनी चाहिए सरल वाक्य के अंतर्गत। वाक्यांत में मैं चाहता हूं कि आप सफल हो जाओ, अर्थात मैं आपकी सफलता चाहता हूं। सरल वाक्य क्या बनेगा? मैं पुनः बोल रहा हूं, मैं आपकी सफलता चाहता हूं। आप से मेरा परामर्श, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं आपकी सफलता चाहता हूं, इसका मतलब ये सरल वाक्य हो गया। और ये प्रधानता, मैंने देखा कि लड़के खेल रहे थे। मैंने देखा कि लड़के खेल रहे थे। अब इसका सरल वाक्य बनाएं, मैंने खेलते हुए लड़कों को देखा। हेलो, मैंने खेलते हुए लड़कों को देखा। मैंने खेलते हुए लड़कों को देखा, तो ये देखा क्रिया आ गई उसमें वाक्य के अंत में। इसका मतलब ये प्रधान
उपवाक्य था। ठीक है साहब, तो ये मैंने आपको मिस्र से सरल वाक्य भी बता दिए। तो ये था अपना दूसरा पहला, और दूसरा है हमारा, उतार लिया होगा आपने, संज्ञा आश्रित के बाद दूसरा है हमारा विशेषण आश्रित। मिस्र वाक्य में पहला कौन सा देखा आपने? संज्ञा आश्रित। अब दूसरे की चर्चा करेंगे, विशेषण आश्रित। विशेषण आश्रित विशेषण विशेषण आश्रित विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण आश्रित उपवाक्य देखते हैं। देखो, विशेषण आश्रित उपवाक्य, जब आश्रित उपवाक्य, जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य, जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, कोमा विशेषण आश्रित, विशेषण आश्रित जब आश्रित उपवाक्य जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है तो विशेषण उपवाक्य कहलाता है। विशेषण उपवाक्य कहलाता है, विशेषण उपवाक्य कहलाता है। ठीक है, और जनरली जो ये है संबंधवाची सर्वनाम शब्दों से जुड़े हुए रहते हैं, सामान्यतया संबंधवाची सर्वनाम से। तो क्या कह सकता हूं? संबंधवाची संबंधवाची सर्वनाम, जैसे कि जो वो, जिसे, उसे, जिसको, जिसने, क्या लिख दिया साहब? जो, जिसे, जिसने, जिसको आदि संबंधवाची सर्वनाम जो, जिसे, जो, जिसे, जो, वो, जिसे, उसे, जिसको, जिसने आदि से जुड़े रहते हैं। जो, वो, जिसे, उसे, जिसको, जिसने आदि से जुड़े रहते हैं। ये संबंधवाची सर्वनाम का प्रयोग इसके अंतर्गत होता है, लेकिन ये वाक्य के अनुसार होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, इनको पकड़ कर मत बैठ जाना कि यही शब्द है, इनका रूपांतरण हो सकता है, लेकिन वही जोड़ने वाले शब्द संबंधवाची सर्वनाम में। तो मैं हटाता हूं, इसके उदाहरण लिखेंगे अपन, नोट कर लो। देखो,
हटाता हूं। उदाहरण देखते हैं, विशेषण आश्रित उपवाक्य के उदाहरण। विशेषण आश्रित उपवाक्य के उदाहरण पर चर्चा अपन करेंगे। देखो, मैंने आपको एक वाक्य कहा, जो बच्चे मेहनत करते हैं वो पास हो जाते हैं। एक अच्छा सा वाक्य मैं सोच रहा था आपके लिए, देखता हूं आप इसको सरल में बनाते हो कि नहीं बना पाते हो। देखो, जो बच्चे मेहनत करते हैं जो बच्चे मेहनत करते हैं वो पास हो जाते हैं। दूसरा देखो, जो लड़का मुझे मिला, जो लड़का मुझे मिला वो जो लड़का मुझे मिला वो बुद्धिमान था। ये वो कहूं, इसकी जगह वह भी कहा जा सकता है, वह बुद्धिमान था। जो छात्र यहां आया वो कोरोना मुक्त था। जो छात्र यहां आया वो कोरोना मुक्त था। देखो, और बताइए इसके अंतर्गत कौन सा प्रधान उपवाक्य होगा और कौन सा आश्रित उपवाक्य होगा। देखो, समझ गए। देखो, कहते हैं कि जिसे इनसे शुरू होने वाला जो होता है वो होता है आश्रित उपवाक्य, और ये है प्रधान उपवाक्य। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे पीछे भी हो सकते हैं। वो पास हो जाते हैं जो मेहनत करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विषय मेरा यह है, सीधी सीधी बात, 100 बातों की एक बात, कि आप इसको सरल वाक्य में बदल कर देखो। जो बच्चे मेहनत करते हैं वो पास हो जाते हैं, या मैं यहां वे भी कर सकता हूं, वे पास हो जाते हैं, यानी कि मेहनत करने वाले बच्चे पास हो जाते हैं। मेहनत करने वाले बच्चे पास हो जाते हैं, इसका मतलब ये आपका प्रधान उपवाक्य था। जो लड़का मुझे मिला वह बुद्धिमान था। मुझसे मिलने वाला लड़का बुद्धिमान था। मुझसे मिलने वाला लड़का बुद्धिमान था। नोट कर लेना आप लोग, चाहो तो कॉपी में, चाहो तो क्या कर ही लेना, सरल वाक्य में रूपांतरित कर रहा हूं। मुझसे मिलने वाला लड़का बुद्धिमान था। मेहनत करने वाले बच्चे पास हो जाते हैं। जो छात्र यहां आया वह कोरोना मुक्त था। यहां आने वाला छात्र कोरोना मुक्त था। यहां आने वाला छात्र कोरोना मुक्त था। तो ये थे हमारे कौन से जी, विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब इसमें एक चीज और बच रही है हमारे पास, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तीसरा हेडिंग ले लीजिएगा,
क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। देखते हैं क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं और उनको किस प्रकार से साधारण वाक्य में बदला जा सकता है। जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए, जब आश्रित उपवाक्य जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए तो ये क्या कहलाता है जी? तो ये कहलाता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। देखो जी, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आजकल सब सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। यस, कोई भी विद्यार्थी, बहुत कम विद्यार्थी होंगे जो पूरे 1 घंटे के, सवा घंटे के वीडियो लेक्चर को ठीक से सुनते होंगे। आदत पड़ी हुई है 10-15 मिनट के वीडियो को देखने की, और दुर्भाग्य से ऐसे बहुत सारे गुरुजन हैं, सो कॉल्ड गुरुजन तथाकथित, जिन्होंने 15-15 मिनट, 12 मिनट, 8 मिनट, 20 मिनट के अंतर्गत सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य की पूरी वाट लगा रखी है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, 10 मिनट में या 15 मिनट में या 12 मिनट में या 20 मिनट में कैसे सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य को समझाया जा सकता है, पर उनको भी मालूम है ना कि आप 1 घंटा तक देख नहीं सकते। तो मेरा कम से कम उन विद्यार्थियों से जो बिल्कुल दच्चित होकर, तल्लीन होकर, एकाग्र होकर के, बिल्कुल समग्र भाव से, बिल्कुल टारगेट को हिट करने के लिए जो पढ़ रहे हैं, कम से कम उनसे मैं बात कर रहा हूँ। और कम से कम वही विद्यार्थी इस चीज़ को अंगीकार कर लेना कि पूरे 1 घंटे तक का जो वीडियोस को अच्छे से देखना। आपसे प्रश्न बनेंगे, अदरवाइज मैं फिर बोल रहा हूँ, तुक्के में प्रश्न सही चला जाए तो अलग बात है, अदरवाइज सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य के प्रश्न विद्यार्थी से बनते नहीं है। पर आदत पड़ी हुई है, सभी सुनाना चाहते हैं, सुनना तो चाहते ही बहुत कम है। 15 मिनट, 10 मिनट के वीडियो को देख करके मस्त हो जाते हो, तो ऐसा ना करें। पूरा देखना तरीके से, मैंने सिस्टमेटिक तरीके से, कंसेप्ट के साथ, बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा, बहुत ही सहज, सरल और रोचक भाषा में आपको बताने का प्रयास किया है। भाषा रोचक हो ना हो, क्योंकि अब वो तो समझाना तो होगा ही। रोचक का तात्पर्य मैं आपके सामने कोई कथक तो करूँगा ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान देना, ये था क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य की परिभाषा। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। तो मेरा आपसे परामर्श है भैया, मन ना लगे तो भी देखना और पढ़ना। फिर बोल रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को करने में मन लगे सही। मन तो आपका तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने में लगेगा, लेकिन उससे एग्ज़ाम पास नहीं होगा। तो मैं ज़्यादा बहसबाजी नहीं करता, आप जानते हो मैं काम की बात बोलता हूँ। पर यहाँ ये कहना चाहूँगा कि यार कि वो 10-15 मिनट या 20 मिनट, या वो जो लच्छेदार आज हम ये कर देंगे और आज हम इसको बिल्कुल निपटा कर रख देंगे, उस भाषा से आप बाहर आइए, वास्तविकता में जिए। तरीके से आप सिस्टमेटिकली कॉपी पेन लेकर के पढ़ें और देखें, तो आपसे आराम से प्रश्न बनेंगे। तो क्रिया विशेषण हो गए थे। अब क्रिया विशेषण से हमारे जो उदाहरण है, जरा हम उस पर टिप्पणी कर लेते हैं। देखो, अच्छा, क्रिया विशेषण के अंतर्गत जुड़े हुए कौन से शब्द होते हैं, किस प्रकार के संयोजक शब्दों से? जैसे यद्यपि, इसको भी नोट कर दो। यद्यपि, तथापि, यदि तो, जितना, उतना, जब, तब,
जब तब, जहाँ वहाँ, मतलब ये शब्द जनरली हमारे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्यों में आ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको उदाहरण नोट करवाऊंगा। देखो, हटा दो इनको, आप नोट कर लेना। जब वर्षा हो रही थी तो मैं मैदान में था। पहला उदाहरण, जब बारिश हो रही थी, वर्षा लिखना चाहो तो वर्षा लिख दो, ये लो। जब वर्षा हो रही थी, जब बारिश हो रही थी या वर्षा हो रही थी, तब मैं मैदान में था। जरा वाक्य देखो, जब वर्षा हो रही थी या जब बारिश हो रही थी तब मैं मैदान में था। दूसरा सेंटेंस, व्याख्या बाद में करेंगे, पहले सेंटेंस नोट कर लेते हैं। जहां तुम रहते हो, जहां तुम रहते हो, जहां तुम रहते हो वहीं मैं रहता था। जहां तुम रहते हो वहीं मैं, जहां तुम रहते हो वहीं मैं रहता था। जहां तुम रहते हो वहीं मैं रहता था। जैसे जैसे राम पढ़ता है, जैसे राम पढ़ता है वैसे ही वह पढ़ती है। जैसे राम पढ़ता है वैसे ही वह पढ़ती है, और जितना तुमने काम किया उतना फल मिल गया। जितना तुमने काम किया, जितना तुमने काम किया उतना फल मिल गया। मतलब कि जितना तुमने काम किया, जितना तुमने काम किया उतना तुम्हें फल मिल गया। वो तुम्हें की आवश्यकता नहीं है लिखने की। जैसे राम पढ़ता है वैसे ही वह पढ़ती है। जहां तुम रहते हो वहीं मैं रहता था। जब बारिश हो रही थी तब मैं मैदान में था। इसमें आप मुझे बताओ कि कौन सा आश्रित उपवाक्य और कौन सा प्रधान उपवाक्य है, जरा बताइए। ठीक है साहब, तो क्या देखा आपने, ये जब से, जहां से, जैसे से, जितना से, ये जिनसे ज वाले जो भी है, जब, जहां, जैसे, ये होते हैं हमारे आश्रित उपवाक्य। और दूसरा है हमारे पास प्रधान उपवाक्य। अगर आपने गौर किया हो तो आगे मैं बताऊंगा आपको क्रिया विशेषण के जो भेद हैं उसी के आधार पर ही। जब बारिश हो रही थी तब मैं मैदान में था, यहाँ पर ये कालवाची है। जहाँ तुम रहते हो ये स्थानवाची है। जैसे राम पढ़ता है वैसे ही वो पढ़ती है, ये रीतिवाची हो गया। और जितना तुमने काम किया उतना फल मिल गया, ये परिणामवाची हो गया। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये था आपके कौन सा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो इस प्रकार मैंने आपको सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य की बहुत सटीकता से और बहुत मौलिकता के साथ आपसे मैंने चर्चा की। आपसे मैं फिर चाहूँगा, सुन लो ध्यान से, कॉपी पेन लेकर के देखना, एक आध बार वीडियो देख करके चिंतन और मंथन करना। उदाहरणों के माध्यम से जब प्रश्न सॉल्व करें तो इन उदाहरणों को अवश्य टटोलना। प्रश्न सॉल्व करें तो उदाहरणों को अवश्य टटोलना। जहाँ प्रॉब्लम आए सुनना,
अगले वीडियो में मैं आपको लगभग 5 या 10 प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में आए हुए, विशेष रूप से सब इंस्पेक्टर सेकंड ग्रेड वगैरह के पर्चे में जो आए हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य के प्रश्न, वो आपको मैं करवाऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपको प्रश्न ही सॉल्व करवाऊंगा इसके। तो आपसे मैं एक बार फिर कहूँगा कि अच्छे से वीडियो देख लेना, सारे समझ में आ जाएंगे और ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना। मेरा जो अनुभूत विषय रहा है, ज़्यादातर विद्यार्थी परेशान होते हैं गाइडों में जो प्रश्न होते हैं उनके, या तो ऑप्शन सही नहीं होते, या एकाधिक ऑप्शन सही होते, या प्रश्न की लैंग्वेज सही नहीं होती। तो आपसे मेरा परामर्श है, बल्कि प्रगाढ़ परामर्श है कि आप विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर ही काम करें, उन्हीं को हल करें, तो आपके लिए बेटर है। ठीक है, तो देख लेना और आगे मैं आपको इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा सब। ठीक है, जय सिया राम, थैंक यू।